हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है समास। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह केवल 10वां के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का विग्रह कैसे करते हैं और साथ ही साथ सभी समास का उदाहरण। तो बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास, समास किससे कहते हैं या समास क्या है? समास क्या है अगर पूछा जाए तो समास किससे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक पद हो जाता है, उसको कहेंगे समास। इसका परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक पदों के मेल से दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास कहते हैं इसे समस्त पद या समासिक पद भी कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। पद कहने का मतलब होता है शब्द, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द हो जाना क्या कहलाता है? समास। समास का दूसरा नाम समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए, जैसे गंगाया जलम। इसमें क्या देख रहे हैं? गंगाया एक शब्द है, दूसरा शब्द जलम है, तो ये दो पद है। तो ये दोनों पद के लिए एक पद लिखेंगे, जैसे गंगा जलम। तो यहाँ क्या देखें कि दो या दो से अधिक पद या दो पद है और मिल करके एक पद हो गया, तो इसी को बोलते हैं समास या समस्त पद। या दो से अधिक शब्द मिल करके एक शब्द हो जाना समस्त पद कहलाता है या उसे समास कहते हैं। अन्य एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, लंबम उद्रम यस्य स। यहां देख रहे हैं एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द है। जिसका या इसका हिंदी होता है लंबम उदरम यस्य स। लंबा उदर है जिसका उबा, यानी कि जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर बोलते हैं, लंबोदरा। तो यहाँ क्या हम लोग देखें कि दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो रहा है। दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। या दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। अब यहां से आगे जानेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह किसको कहेंगे? तो समास को जब हम अर्थ या विभक्ति के अनुसार अलग करते हैं तो उससे कहा जाता है समास विग्रह। यानी परिभाषा हो जाएगा
समास को अर्थ या विभक्ति के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे संधि विच्छेद में क्या होता है कि संधि को जब हम अलग करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। वैसे ही जब हम समास को अलग करेंगे तो उसे कहते हैं समास विग्रह। अर्थात समास को या समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और अलग कैसे करते हैं? अर्थ या विभक्ति के अनुसार। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए, जैसे दानवीर लिखा हुआ है, दानवीर मतलब क्या होता है? दान में वीर। तो इसको हम अलग करेंगे, दान में वीर, में अर्थात अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो इसको जब हम लोग विभक्ति के अनुसार करेंगे तो दाने बीरा अर्थात दान में वीर। जैसे अगर बोले कर्मणी वीर, कर्मवीरा कहने का मतलब होता है काम से वीर। तो काम से क्या हो गया? कर्मणी वीरा। जैसे पाठशाला की अगर बात किया जाए, पाठशाला, इसका हो जाएगा पठायशाला। तो यहां क्या देखें? दानवीर का दाने वीरा, कर्मवीर का कर्मणी वीरा, पाठशाला के पठायशाला। यहाँ विभक्ति के अनुसार क्या? सप्तमी विभक्ति लगाए, यहाँ तृतीय विभक्ति लगाए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाए हैं। उसी तरह से अगर गंगा जलम तो इसका हो जाएगा गंगाया जलम। अद्वितीय, इसको बोलेंगे न द्वितीय। चतुर्भुज, तो चतुरा नाम, भुजा नाम, समाहारा। चतुरा नाम, भुजा नाम, समाहारा। यहाँ क्या देखें कि ये एक पद है, ये एक पद है, यहाँ भी एक पद, ये सब एक एक पद है। जब इसको हम अलग कर देते हैं अर्थ या विभक्ति के अनुसार तो वो हो जाता है समास विग्रह। तो इधर वाला आपका हो गया समस्त पद, ये हो गया समस्त पद, और इधर हो गया समास विग्रह। तो अगर आपसे पूछा जाए समस्त पद को समास विग्रह करने के लिए समास विग्रह किसको कहते हैं, तो समस्त पद को अर्थ या विभक्ति के अनुसार अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और जब यही समास विग्रह दो या दो से अधिक पद है, जब ये मिल करके एक पद हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे समस्त पद, या इसी समस्त पद को समास कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। तो अभी दो चीज क्लियर हो गया, समास किसको कहते हैं और समास किससे कहते हैं और समास विग्रह किससे कहते हैं। अब देखेंगे समास का भेद। तो समास का मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लगभग 7 भेद से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो हम सभी भेद को उदाहरण के साथ अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। समास
का मुख्यतः 4 भेद होते हैं, या समास 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन है? तो ये हो जाएगा पहला नंबर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और एक हो गया नए समास। हम लोग इतना समास के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी जस्ट आपको बताया कि समास के मुख्यतः 4 भेद है, तो इसके मुख्यतः 4 भेद ये है, ये समास के मुख्यतः 4 भेद शुरुआत वाले हैं। बाकी ये सब क्या है, तो भेद का भी भेद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपभेद। तो ये सब है जो आपका तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसके अलावा भी तत्पुरुष समास के उपभेद होता है, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इस तरह से यानी कि होता है। लेकिन हमें केवल 10वां तक अगर पढ़ना है तो इतना पढ़ लीजिएगा तो काफी है। तो अव्ययी भाव समास, जिसको हम लोग संस्कृत में बोल सकते हैं प्रथम पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। प्रथम पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रथम पद का अर्थ प्रधान हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें होता है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, ये होता है अन्य पदार्थ प्रधानो या प्रधान बहुब्रीहि। द्विगु समास का होगा संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु। द्वंद्व समास का होगा चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व। कर्मधारय का होगा उपमा उपमेय विशेषण विशेष्य कर्मधारय, उपमा उपमेय विशेषण विशेष्य कर्मधारय। या समान अधिकरण कर्मधारय, इसे भी बोल सकते हैं। इसे नए समास के नार्थे नए। तो यहाँ इस सब का परिभाषा संस्कृत में लिख दिए हैं। जैसे अव्ययी भाव समास के लिखे हैं प्रथम पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। दूसरा लिखे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष,
अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि संख्या पूर्व दिगु, अर्थात जी समास में समास के पहले यानी कि पद हो संख्यावाची हो उसे द्विगु समास। चार्थे द्वंद जिसमें चा का अर्थ हो, यानी कि चा को बोल सकते हैं और, तो और लगाओ जैसे भाई और बहन, माता और पिता। था कह सकते हैं कि रामच लक्ष्मणच, अर्थात जिसमें चा का अर्थ हो, चा मतलब होता और। इसमें क्या लिखे उपमा उपमेय विशेषण विशेष्य, इसमें उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य हो कर्मधारय समास। न अर्थ है नया, ना के अर्थ में नए समास होता है। जैसे अगर कहे अद्वितीय जिसका दूसरा ना हो, अस्वस्थता स्वस्थ ना हो, अधर्म ना धर्म, तो इस तरह के होता है नए समास। हम बारी बारी से सभी समास का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। पहला समास लिखे है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा हो जाएगा, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या इसके दूसरा परिभाषा इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लिख लेते हैं, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका एक अन्य परिभाषा क्या हो सकता है, तो एक अन्य परिभाषा यहां से लिख सकते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ लिखे हैं जिस समास का पहला पद अव्यय हो, और आप लोग को शायद पता होगा कि अव्यय किससे कहते हैं, जो पता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि अव्यय कहते किसको है। तो अव्यय का परिभाषा होता है, अव्यय जिस शब्द का अर्थ लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार नहीं बदलता है, जिस शब्द का अर्थ लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा अव्यय का, च अपि अनु यथा प्रति उप अद्य संप्रति। ये सब है जो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये सब का अर्थ कभी नहीं बदलता है। इसीलिए ये सब सभी शब्द है जो क्या है, अव्यय है।
और जिस समास का पहला पद अव्यय रहे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण अगर बात करी जाए तो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहाँ क्या देख रहे हैं, यथा, ये अव्यय है तो यथाशक्ति हो गया अव्ययीभाव समास। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, ये हो गया अव्ययीभाव समास। उपनगरम, अनुनगरम, अनुग्रामम, तो ये सारे शब्द है जो, ये सारे यानी कि शब्द लिखे हैं जो सारे अव्ययीभाव समास में, क्योंकि सबका पहला पद क्या देख रहे हैं, अव्ययीभाव समास, अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, इसीलिए ये सारे अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, अव्यय। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और ये सारे क्या लिखे हैं, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। अब इस अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण लिखे हैं इसको हम समास विग्रह कैसे करते हैं, ताकि परीक्षा में आ जाता है कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, चाहे प्रतिदिन का, प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आपको समास विग्रह आना चाहिए। तो एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा समस्त पद और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा समास विग्रह, समास विग्रह। जैसे पहला अनुनगरम लिखे थे, अनुनगरम, अनुनगरम, अनु मतलब होता है पीछे, नगर मतलब नगर, तो अनुनगर का अर्थ होता है नगर के पीछे, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में लिख सकते हैं नगरस्य, नगर के का यानी कि के है जो संबंध कारक का चिन्ह है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होता है, तो बालक शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति में होता है बालकस्य। उसी प्रकार नगर शब्द के षष्ठी में होता है नगरस्य, तो नगरस्य और पीछे के पश्चात और पहले के होता है पूर्व। तो अनुनगरम का हो गया नगरस्य पश्चात। उसी तरह से अगर हम बोले अनुग्रामम, अनुग्रामम, तो अनुग्रामम यानी कि गांव के पीछे, तो हो जाएगा ग्रामस्य पश्चात, पश्चात, ग्रामस्य पश्चात। जैसे बोले उपनगरम, उपनगरम, उपनगर का अर्थ होता है नगर के समीप, तो इसका समास विग्रह होगा नगर के यानी कि नगरस्य समीपम। और सही अगर बोले उपवनम तो ये हो जाएगा वनस्य समीपम। बोले उप ग्रामम तो होगा इसका ग्रामस्य समीपम। उपकृष्णम, इसका होगा कृष्णस्य समीपम। एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं इसलिए कि आपका अभ्यास भी हो जाए। आगे लिखते हैं प्रतिनगरम या प्रतिदिनम, 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 प्रतिदिन कहने का मतलब प्रत्येक दिन, यानी कि दिन प्रतिदिन, इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति।
दिनम दिनम प्रति, और सही अगर लिखे प्रत्येकम तो ये होगा एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। यहाँ माँ ना लिख करके ए अनुस्वार भी लिख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसको इस तरह से माँ ही का ही उच्चारण होता है। आगे लिखते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये एक ही में लिख रहे हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, जैसे बोला था कि यथाशक्ति दान दीजिए, अर्थात जितना आप में सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके अनुसार दान दीजिए। तो यथाशक्ति माना होता है सामर्थ्य के अनुसार या शक्ति के अनुसार। इसका समास भी होता है शक्ति अनतिक्रम्य इति, क्रम्य इति, शक्ति अनतिक्रम्य इति। जैसे यथालेखम, यथालेखम क्या हो जाएगा, लेखम अनतिक्रम्य इति, अनतिक्रम्य इति। निर्जन, 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 निर्जन मतलब क्या होता है, निर्जन, वहां निर्जन स्थान है। निर्जन माने जहां आदमी का कमी हो, जहां आदमी का कमी होता है उसको डरावनी भी बोलते हैं। तो निर्जन का मतलब आदमी का कमी, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव। तो ये सारे एग्जाम्पल जो लिखे हैं, सारे अव्ययीभाव समास का लिखे हैं, सब में देखिए ये अनु, अनु, उप, ये सब क्या है, ये सारे है जो अव्यय शब्द है। और अव्यय शब्द जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो ये सारे अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल हो गया। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तो जस्ट हम लोग शुरुआत में जिस समय लिखे थे समास का मुख्यतः भेद, उसमें लिखे थे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समासा, यानी कि जिस समास का उत्तर पद, उत्तर मतलब होता है बाद वाला, जिस समास का बाद वाला पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिस समास का, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार बोले राजकुमार या राजकुमारा, राजकुमारा या राजकुमार इधर आओ। तो राजकुमार मतलब क्या हुआ, राजा के कुमार, यानी कि राजा को नहीं बोल रहे हैं बल्कि कुमार को बोल रहे हैं, यानी दूसरा पद को प्रधानता हो रहा है। जैसे बोले रमेश के लड़का इधर आओ, तो रमेश नहीं बल्कि उसको लड़का की बोध हो रहा है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उससे बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो राजकुमारा, राष्ट्रपति, विद्यालय या विद्यालय, सचिवालय,
पाठशाला, धनहीना, कर्मवीरा, दानवीरा, ये सब सारे हैं जो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह कैसे करते हैं ये देखिए। एक तरफ लिख लेते हैं हम समस्त पद, समस्त पद, दूसरे तरफ लिख लेते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। तो राजकुमारा, राजकुमारा, राजकुमारा मतलब होता है राजा के कुमार। तो राजा के यानी कि राजन शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति में होता है रागया। ये रागिया है जो राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति में, यानी कि राजा के, कुमार है तो कुमारा ये होगा। राजकुमारा मतलब राजा के कुमार। जैसे अगर बोले राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुरुष माने राजा के पुरुष, राज्ञा पुरुष। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति ले, राष्ट्रपति हो जाएगा राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। विद्यालय, विद्यालय में होता है विद्या के घर। तो विद्या के, विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा विद्याया, विद्याया, विद्याया आलया। और वैसे ही सचिवालय अगर लिखा जाए, सचिवालय, सचिवालय किसको कहेंगे, सचिवों के घर को सचिवालय कहते हैं। तो सचिवा नाम, सचिवा नाम आलया, सचिवा नाम आलया यानी सचिवालय हो जाएगा। पाठशाला, पाठशाला, पाठशाला को पढ़ने के लिए शाला, पठाईशाला। धनहीना, धनहीना यानी कि धन से हीन, हो जाएगा धनेन हीना। कर्मवीरा, इसको हम बोलेंगे कर्मणि वीरा, कर्मणि वीरा। दानवीरा, दानवीर किसको कहेंगे, दान में वीर जो रहता है उसे दानवीर कहते हैं। तो दाने माने दान में वीरा, दानवीरा। तो ये सारे उदाहरण आपको तत्पुरुष समास के लिखे हैं। तत्पुरुष समास के भी उपभेद होता है 6, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से तत्पुरुष। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाएं तो इसको षष्ठी तत्पुरुष भी बोलेंगे। यहाँ षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाएं तो चतुर्थी तत्पुरुष होगा। तो इस तरह से यहाँ सप्तमी विभक्ति तो सप्तमी तत्पुरुष बोल सकते हैं या अधिकरण्य तत्पुरुष। यहाँ तृतीय विभक्ति लगाएं तो तृतीय तत्पुरुष। इस ढंग से तत्पुरुष समास हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। इसके बाद लिखे थे बहुब्रीहि समास। तो अब हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास सबसे पहला जानेंगे कि बहुब्रीहि समास कहते किसको है। तो संस्कृत में इसका परिभाषा होता है अन्य पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि समास।
अर्थात जिसका अन्य पद के अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो पद दिया है वह ना बल्कि अलग अर्थ देता है, उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। परिभाषा इसका हो जाएगा, जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो बल्कि एक अलग अर्थ देता हो, बल्कि एक अलग अर्थ देता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस समास का कोई पद प्रधान न हो बल्कि एक अलग अर्थ देता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे नीलकंठ या नीलकंठ। नीलकंठ, यहां देखो नील है और एक है कंठ, अर्थात नीलाकंठ। नीलाकंठ से दोनों से हट करके एक अलग अर्थ देता है शिव। शंकर जी को हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, तो एक अलग अर्थ देता हो, कोई पद प्रधान ना हो बल्कि एक अलग अर्थ देता हो। जैसे अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, यहां चंद्र अर्थात चंद्रमा और शेखर मतलब होता है चोटी। ये दोनों ना तो इसका मतलब चंद्र और ना तो शिखर से मतलब है, बल्कि एक अलग अर्थ देता है। चंद्रशेखर मतलब होता है शिव। जैसे अगर हम बोले लंबोदर, लंबोदर या लंबोदरा, तो लंबा और उदर से बना है लंबोदर। इसका संधि विच्छेद अगर बोला जाए तो लंब जो उदर से लंबोदर बना, तो ना तो इसमें लंबा से मतलब है ना तो उदर से मतलब है। लंबोदर का एक अलग अर्थ होता है गणेश। तो आपको साथ समझ में आ गया होगा कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि एक अलग अर्थ देता हो उस समास को हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो ये एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास का, नीलकंठ, चंद्रशेखर, लंबोदर, पीताम्बर, बीना पानी, चक्रपाणी, श्वेतांबर, श्वेतांबरा। ये सब क्या हो गया, आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अभी इसका देखेंगे, इसको समास विग्रह कैसे करते हैं। तो एक तरफ हम लोग को लिखना है समस्त पद और दूसरे तरफ लिख लेते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, तो नीलकंठ इधर हो गया, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब बताएं शिव, जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहेंगे। तो नीला कंठ यस्य स, नीलाकंठ यस्य स, ये संस्कृत में लिखा गया है, जिसका हिंदी होता है नीलाकंठ जिसका ओबा। नीलाकंठ जिसका ओबा, और नीलाकंठ किसका है तो शिव। यहाँ शिव कोष्ठ में लिख लेते हैं, एक अलग अर्थ दे रहा है शिव। तो नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीलाकंठ यस्य स। जैसे चंद्रशेखर है अगला, तो चंद्रशेखरा, तो चंद्रशेखरा का क्या होगा, चंद्र यानी चंद्रमा, शेखरे। शेखरे क्यों लिखे, क्योंकि शिखर पर
इसीलिए सतमी विभक्ति लगाना पड़ा। तो चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रशेखरे यस्य स, इनका मतलब होते हैं शिव, जिसके शिखर पर, शिखर मतलब चोटी या सिर पर चंद्रमा है। तो शिव जी के सिर पर क्या है? चंद्रमा है, चोटी पर। तो चंद्रशेखर शिव जी को ही बोला जाता, तो एक अलग अर्थ देता। तो चंद्रशेखरा का अर्थ क्या? चंद्रशेखर यस्य स, जिसके शिखर पर चंद्रमा है वह कौन? तो शिव। लंबोदरा, लंबोदरा, तो लंबोदरा का क्या होगा? लंबम उद्रम यस्य स, लंबम उद्रम यस्य स, यानी गणेश, लंबा उदर है जिसका वह, यानी कि उदर मतलब होता है पेट, तो जिसका पेट लंबा है उसे लंबोदर बोलते हैं, और लंबोदर गणेश जी को बोला जाता है। पीताम्बर, पीताम्बर, ऐसे तो पीताम्बर फिर कर्मधारय समास में, उसमें हम लोग तो पढ़ेंगे ही। अभी पीताम्बर मतलब अगर हम विष्णु भगवान को समझते हैं तो पीतम अम्बरम, पीला अंबर, यानी पीला मतलब पीला रंग हो गया, और अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीला वस्त्र। लेकिन इसका एक अलग अर्थ देता है विष्णु, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। तो पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स हो जाएगा पीताम्बर। और सही बीना पानी, हो जाएगा बीना पानो यस्या, यहां सा हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग का बोल हो रहा है। बीना पानी सरस्वती जी को कहा जाता है। सरस्वती, बीना पानो यस्या सा, यहां विसर्ग भी होगा। जिसके हाथ में बीना है वह कौन कहलाती है? सरस्वती, जिनको बीना पानी बोल सकते हैं। उसी तरह से चक्र पानी है। श्वेतांबरा या श्वेतांबर लिखा हुआ, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा मतलब होता है श्वेत अंबर, श्वेत माने उजला, और अंबर मतलब होता है वस्त्र, और ब्रह्मा जी का जो वस्त्र होता है वह श्वेत होता है। तो इसका हम लोग जब समास सीधा करेंगे तो श्वेतम अम्बरम यस्य स, यस्य स, जैसे आगे है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का अर्थ, ऐसे चंद्रमुखी नारी को कहा जाता है क्योंकि उसका जो मुख होता है चंद्रमा के समान होता है। तो इसका होगा चंद्र, चंद्र, चंद्रम इव मुखम, यानी इव मैंने होता है के समान, चंद्रमा के समान मुख है। यस्यासा, उसे बोलते हैं चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी नारी को कहा जाता है क्योंकि नारी का जो मुख होता है चंद्रमा के समान से तुलना किया गया है। श्वेतांबरा में इसमें हो जाएगा श्वेतांबर, यानी कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ब्रह्मा इस ढंग से लिखा था हा, और हा में इस ढंग से माँ में आकार, ब्रह्मा। तो ये था आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण, उसके साथ साथ उसका समास विग्रह। नेक्स्ट समास है द्विगु समास, द्विगु समास, जिसमें लिखे थे संख्या पूर्वे द्विगु, इसे संख्या पूर्वे द्विगु भी बोला जाता है। संख्या पूर्वे द्विगु,
संख्या पूर्व द्विगु क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पूर्व में, पूर्व मतलब पहले में संख्यावाची शब्द होता है, इसीलिए इस समास को संख्या पूर्व द्विगु भी बोला जाता है। परिभाषा भी इसी के आधार पर हो सकता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास का परिभाषा हो जाएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण जैसे ले सकते हैं त्रिनेत्र, त्रिभुज, त्रिनेत्र, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, षष्ठभुज, अष्टाध्यायी, दशानन, शताब्दी, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यहां देख रहे हैं कि त्रि है, चतुर है, पंच है, षष्ठ है, अष्ट है, 10 है, सत माने 100 होता है। तो ये सभी में क्या देख रहे हैं कि पहला पद है जो संख्यावाची है, इसीलिए इस समास को क्या बोलते हैं? द्विगु समास या संख्या पूर्व द्विगु भी बोलते हैं। तो ये समास हो गया, ये जो लिखे हैं शब्द ये सभी द्विगु समास का उदाहरण है। ये जैसे दशानन है तो ये द्विगु समास में भी है, कर्मधारय समास में भी है, कि दशानन का अर्थ रावण भी होता है, तो एक अलग अर्थ अगर रावण दे रहा है, अगर रावण समझते हैं तो वैसे स्थिति में ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर हम 10 आनंद माने सिर समझते हैं और 10 माने संख्या अगर समझ रहे हैं तो वैसे स्थिति में ये हो जाएगा द्विगु समास। अब इसका हम लोग समास विग्रह देखते हैं। तो एक तरफ समस्त पद लिख लेते हैं और दूसरे तरफ समास विग्रह। तो पहला है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब होता है, या त्रिनेत्र लिखते हैं, 3 नेत्रों के समूह को त्रिनेत्र बोलते हैं। तो त्रयानाम, नेत्रानाम, समाहारा, त्रयानाम नेत्रानाम समाहारा, 3 आंखों का समूह। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुजा, इसका भी हो जाएगा त्रयानाम भुजानाम समाहारा, त्रयानाम भुजानाम समाहारा। चतुर्भुज का भी उसी तरह से चतुरानाम भुजानाम समाहारा, चतुर्भुजा, चतुरानाम भुजानाम समाहारा। पंचवटी का,
तो पंचा नाम बटा नाम समाहारा। ये पंचवटी एक स्थान है महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के एक तरफ है नासिक और दूसरा तरफ है पंचवटी। नासिक वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहां शूर्पणखा का नख यानी कि काटा गया था लक्ष्मण के द्वारा, और दूसरे तरफ है पंचवटी यानी 5 बटों के समूह, इसीलिए उसका नाम रखा गया पंचवटी। तो इसका समास भी रहता है पंचा नाम बटा नाम समाहार। शताब्दी, शतानाम, अवदानाम, समाहारा। शताब्दी का अर्थ होता है शत मतलब 100 और अब्द मन होता है साल। 100 साल के समूह को शताब्दी बोलते हैं। जैसे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और द्वंद्व समास जिसको चार्थे द्वंद्व बोलते हैं। चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व इसलिए कहते हैं कि चा के अर्थ वाला होता है जो द्वंद्व समास होते हैं, अर्थात चा मतलब और, जिसमें और लग गया द्वंद्व समास। जैसे भाई और बहन, माता और पिता, चाचा और चाची, गुरु और चेला, चर और अचर, हाथ और पैर, ये सब सारे समास है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या चा के अर्थ वाले द्वंद्व समास कहते हैं। चा का मतलब होता है और संस्कृत में, तो जिसमें और लग गया उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, पानी पादम, पानी पादम, चराचर। पानी पादम में होता है पानी मतलब होता है हाथ और पाद मतलब होता है पैर। चराचर मतलब चर और अचर होता है। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, राम कृष्णो, भवानी शंकर या भवानी शंकरो। भवानी शंकरो। दंपति, सीताराम, सीताराम। तो ये सब सारे समास है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब इसका हम लोग समास विग्रह कैसे करते हैं जो देखते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं समस्त पद, समस्त पद, और दूसरे तरफ लिख लेते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। यहां देखिए लिखा हुआ पानी पादम, पानी पादम। पानी मतलब होता है हाथ और पैर मतलब पादम मतलब होता है पैर। तो इसका समास विग्रह होगा हाथ और पैर, यानी पानी छ पादम छ, पानी छ पादम छ। दूसरा लिखे जैसे चराचर, चराचर। तो चर च अचर च, चर च अचर च। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो।
इसका क्या होगा, राम और लक्ष्मण, इसको हम लोग बोलेंगे राम च लक्ष्मण च। कभी कभी आपको ये वाला शब्द इस ढंग से मिलेगा, ये राम और च, राम च, ये दोनों को संधि अगर कर दिया जाए तो इस ढंग से बनेगा रामश्च, और ये होगा लक्ष्मणश्च। तो आपको कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये रामश्च लक्ष्मणश्च का समस्त पद होगा राम लक्ष्मणो। दंपति यहां लिखे, दंपति मतलब होता है पति पत्नी, या इसका एक दूसरा जायापति भी बोलते हैं, जायापति, जाया मैंने पति, पत्नी होता है, और पति तो पति। तो दंपति या पति, जायापति का समास विग्रह होता है पति च पत्नी च, पति च पत्नी च। या जायापति का अगर लिखे तो पहले जाया च पति च भी लिख सकते हैं, जाया च पति च। ऐसे दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो सही होगा। सीतारामो, सीतारामो यानी कि सीता च राम च। और लिखा राम कृष्ण, राम कृष्ण भवानी शंकरो, भवानी, या इसको भवानी शंकर भी बोल सकते हैं। तो भवानी च शंकर च, भवानी च शंकर च। भवानी यहाँ पार्वती जी को बोला जाता, और शंकर तो शंकर शिव है ही। तो ये सारे हो गया द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास किसको कहेंगे, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या च के अर्थ वाले द्वंद्व समास होते हैं। इसमें सब में देखिए कि च लगा हुआ है, इसीलिए द्वंद्व समास हो गया। इधर ये समास विग्रह हो गया, और इधर समस्त पद। परीक्षा में इस ढंग से पूछा जाता है, जैसे पानी पादम है, पानी पादम का समास विग्रह क्या होगा, तो पानी च पादम च। चाहे कभी लिखा रह सकता है कि पानी च पादम च का समस्त पद क्या होगा, तो पानी पादम। ये किस समास में है, तो द्वंद्व समास। कभी पूछ देगा कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है, तो आपको इतना सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिसमें लिखे हैं विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहां विशेषण लिखा हुआ, तो विशेषण किससे कहेंगे, तो जो संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है उससे बोलते हैं विशेषण। और जो विशेषण के विशेषता बतलाता है उससे बोलते हैं विशेष्य। जैसे उदाहरण विशेष्य का क्या होगा, अति विशाल, अति विशाल वृक्ष। यहां क्या हो गया, वृक्ष हो गया जो संज्ञा हो गया, विशाल हो गया जो विशेषण हो गया, और यहां जो अति लग गया वह उसका विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय, जैसे हम किसी को संज्ञा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई देखने में छोटा लग रहा है तो उसको नाटा बोलते हैं, मतलब एक संज्ञा देते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि देखने में काला लग रहा है, बादल की तरह काला, तो उसको हम लोग बोलते हैं घन श्याम। घन श्याम, घनश्याम का अर्थ होता है, घन मन होता है बादल, और श्याम मतलब होता है श्यामला।
जो बादल की तरह श्यामला रहता है उसको घन श्याम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा देखे होंगे कि कुछ जो श्यामला नहीं है उसका भी कभी कभी नाम घनश्याम रखा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पता नहीं होता कि घनश्याम का अर्थ क्या होता है, लेकिन घनश्याम का अर्थ होता है बादल की तरह श्यामला। तो जिसमें संज्ञा दिया जाए यानी कि उपमा दिया जाए या विशेषण विशेष्य हो, वो जो समास होगा वह कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल जैसे समझे तो महाकवि, जैसे किसी व्यक्ति का अगर विशेषता है कि वह कवि है तो ये विशेषता हो गया, और कैसा कवि है तो महाकवि, महान कवि है तो ये विशेष्य हो गया। तो महाकवि, महापुरुष या महापुरुष, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर यहां क्यों लिखे तो पीता मैंने होता है पीला और अंबर मैंने वस्त्र। ये अंबर हो गया जो आपका संज्ञा है और पीला ये हो गया उसका विशेषण। तो जिसमें विशेषण विशेष या उपमा उपमेय हो, और उदाहरण अगर ले सकते हैं घनश्याम, तो ये महाकवि, महापुरुष, पीताम्बर, घनश्याम ये सारे यानी उदाहरण जो लिए हैं सारा कर्मधारय समास का है। अब इसका हम लोग समास विग्रह कैसे करते हैं जो देखेंगे, तो एक तरफ लिख लेते हैं समस्त पद, समस्त पद, और दूसरा तरफ लिख लेते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। तो यहां लिखा हुआ महाकवि, महाकवि किसको बोलते हैं, जो महान कवि होते हैं उनको महाकवि बोलते हैं। इसका समास विग्रह बस आसान है, महान कवि, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं महान कवि च असौ, असौ में होता है ओवा, यानी कि वह महान कवि है जिसे महाकवि बोलते हैं। महापुरुष, महापुरुष तो महान पुरुष हो जाएगा, महान पुरुष। पीताम्बर, पीताम्बर क्या हो जाएगा, पीतम अम्बर, अर्थात पीला वस्त्र। यहां क्या अंबर हो गया वस्त्र और पीतम हो गया पीला, अर्थात ये वस्त्र है उसका विशेषण है। घनश्याम, घनश्याम, यहाँ घनश्याम माने घन मतलब होता है बादल और श्याम माने होता है श्यामला, बादल की तरह श्यामला। तो बादल को घन और के तरह को संस्कृत में बोलते हैं इव, और श्यामा, घन इव श्यामा को बोलेंगे घनश्यामा। तो ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास में क्या आपको याद रखना है कि जिसमें उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास होता है। अब एक लास्ट बचा हुआ है वह नय समास है, नय समास, जिसमें हम लोग लिखे हैं शुरुआत में नार्थे नय, नार्थे नय, न के अर्थ वाले समास होता है जो नय समास होता है, या इसको परिभाषा हो जाएगा जिस समास, जिस समास से न के अर्थ, न के अर्थ न के अर्थ का भाव उत्पन्न हो उसे नए समास कहते हैं, नए समास कहते हैं। जिस समास से न के अर्थ का बोध हो या भाव उत्पन्न हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे बोले तो आदित्य, आदित्य, आदित्य मतलब जिसका दूसरा न हो,
यहाँ ना के अर्थ का हो रहा अद्वितीय, जिसका दूसरा न हो। अस्वस्थ, अस्वस्थ अर्थात स्वस्थ न हो। अन्याय मतलब न्याय न हो। अधर्म, अनाहार अर्थात आहार नहीं। तो जिस समास से ना के अर्थ का बोध उत्पन्न होता है उससे नए समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आदित्य, अस्वस्थ, अन्याय, अधर्म, अनाहार। इसका विग्रह कैसे करते हैं, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं समस्त पद, समस्त पद, और दूसरे तरफ लिख लेते हैं समास विग्रह। पहला लिखा है अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब ना द्वितीय, ना द्वितीय अर्थात दूसरा ना हो। अस्वस्थ तो ना स्वस्थ, अनाहार हो जाएगा न आहार। अधर्म हो जाएगा न धर्म। अन्याय न न्याय। नास्ति तो न अस्ति। नास्तिक न आस्तिक। तो ये सारे यानी समास जो लिखे हैं उसका विग्रह ये नए समास का है, जिससे ना के अर्थ का बोध होता है उसे नए समास कहते हैं। तो आपको सारे समास का उदाहरण बता दिए, सारा का परिभाषा, समास किससे कहते हैं, समास का भेद, ये समास विग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संधि, संधि का भेद, संधि बनाने के लिए रूल्स देखेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।